नमस्कार। नई साल के शुभकामनाओं के साथ मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। नए साल की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड है, लेकिन जनवरी की सर्दी में भी दिल्ली से लेकर पटना तक सियासत पूरी तरह से गर्म है। खासकर मोदी विरोधी गठबंधन में हलचल मची हुई है। कांग्रेस के 4 बड़े नेता सीधे नीतीश कुमार से संपर्क में हैं। बताया जा रहा है पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस और नीतीश कुमार के बीच जो दूरी बढ़ी है उसे पाटने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नए साल पर नीतीश कुमार को बड़ा सियासी तोहफा देने की तैयारी है। मौजूदा सियासत की ये वो शख्सियत है जिनके इर्द गिर्द मोदी विरोधी गठबंधन के सारे समीकरण परिक्रमा कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन की नींव में भी है और उसके दरकने की खबरों के बीच में भी। यूं तो नीतीश कुमार पाटलिपुत्र की सत्ता से उतरकर इंद्रप्रस्थ के सियासी सिंहासन पर बैठने के लिए मौन महत्वाकांक्षा के रथ पर सवार हैं। लेकिन उनके विख्यात प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच नए साल के पहले ही दिन नीतीश कुमार के समर्थकों के लिए अच्छी खबर आई, और खबर यह है कि जिस इंडिया गठबंधन की धुरी बनने के लिए नीतीश बेचैन है, उस पर मुहर लगाने की तैयारी है। एबीपी न्यूज के पास जेडीयू सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार एक्शन में दिख रहे हैं, इसको लेकर इंडिया गठबंधन के अंदर अजीब सी बेचैनी देखी जा रही है। कांग्रेस के बड़े नेता लगातार नीतीश कुमार के संपर्क में हैं, और यह भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश सरीखे कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार के संपर्क में हैं। इसकी पॉलिटी होती है तो अलायंस पार्टनर्स छोटे हों बड़े हों किसी भी साइज के हों, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनके साथ चीज़ों को रखा जाता है। कांग्रेस पार्टी अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगी। 2-4 दिन की बात है, इंतजार कीजिए। जब ये चर्चा आम होने लगी तो जेडीयू के नेता कह रहे हैं नीतीश सर्व सियासी गुण से संपन्न है और वो संयोजक पद के हकदार भी। हम लोगों ने शुरू से कहा है, पूरा बिहार जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो एक उच्च कोटि के नेता को होने चाहिए। नीतीश कुमार वही नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को सत्ताहीन करने की शपथ लेकर राष्ट्रीय स्तर पर नए गठबंधन का रोडमैप तैयार किया था। लालू यादव की पार्टी तो शुरू से ही नीतीश को पीएम इन वेटिंग बनाने के लिए बेचैन है। इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रमुख भूमिका रही है विपक्ष को एकजुट करने में, और गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता की सफलता से आदरणीय नीतीश कुमार जी खुश हैं। राष्ट्रीय जनता दल पहली रोज से नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी के समानांतर खड़ा करने के लिए बेचैन है। अब जब फिर से उनके संयोजक बनाए जाने की खबरें आ रही हैं, तो आरजेडी के नेता नीतीश में सियासत के 16 गुणों की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 19 दिसंबर को इंडिया गठबंधन की आखिरी बैठक जब दिल्ली में हुई थी, तो उसी बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रखा जाना था, लेकिन बैठक में हिंदी हिंदुस्तान वाले विवाद की वजह से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का फैसला टाल दिया गया। अब जरा समझ लीजिए कि ये हिंदी वाला विवाद था क्या। 19 दिसंबर को हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में नीतीश ने हिंदी में बोलना शुरू किया। डीएमके के नेता टीआर बालू ने आरजेडी सांसद मनोज झा से नीतीश कुमार के भाषण का अंग्रेजी अनुवाद करने की मांग की। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों को हिंदी तो आनी ही चाहिए। बताते हैं कि बैठक में नीतीश का यह अंदाज देखकर बाकी दलों के नेता दंग रह गए और उन्हें संयोजक बनाए जाने पर कोई चर्चा ही नहीं की गई। लेकिन अब जबकि फिर से ये खबर है कि नीतीश को इंडिया गठबंधन की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो बाकी दलों के नेता क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। बात हो रही है ना, जब सामने प्रस्ताव आ जाएगा तब निर्णय लिया जाएगा। कल ही मेरी खड़गे साहब से बातचीत हो गई। खड़गे जी बेंगलोर में है, अब दिल्ली में आ जाएंगे। महाराष्ट्र में जो बातचीत करनी है उसके लिए खड़गे साहब ने एक हाई लेवल कमेटी की स्थापना की है। पहले उनसे बातचीत होगी, बाद में हम खड़गे साहब से और राहुल जी से बात करेंगे। अगर लगता है कि बातचीत करनी चाहिए तो बातचीत करेंगे। 9 वर्ष में इंडिया गठबंधन के जो पेंडिंग निर्णय हैं वो सभी से चर्चा करके होंगे, सर्वसम्मति से होंगे
देश के अंदर नफरत और विभाजनकारी राजनीति को खत्म करने के लिए होंगे। अब जरा समझिए कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की खबर ऐसे वक्त में आई जब जेडीयू की कमान अपने हाथ में लेकर नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिया है कि वो भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन वो राष्ट्रीय नेता भी हैं। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय पदाधिकारी की बैठक में उन्होंने नाम लेकर कांग्रेस पर सीधा अटैक किया था। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले ही उन्होंने पिछले दिन सीतामढ़ी से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया और ये चर्चा शुरू हो गई कि इंडिया से छिटक कर नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में जब उन्हें संयोजक बनाए जाने की खबर आई तो सवाल यहीं से उठने लगा कि क्या जिस दबाव की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं वो काम कर रहा है। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चेहरा बदला है, नीतीश कुमार बने हैं, तो वो प्रेशर पॉलिटिक्स अगर यदि कह लिया जाए तो वो निश्चित रूप से काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में अब वह सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए जो टीम बनेगी INDIA अलायंस की, उसमें निश्चित रूप से वह बैठेंगे और उसमें जो बात बनेगी, क्योंकि वह INDIA अलायंस के सूत्रधार रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार जब वहां बैठेंगे तो वह कोई लब्बो लबाब निकलेगा जो इंडिया अलायंस की बात हम लोग कर रहे हैं। अब जरा समझिए नीतीश कुमार को संयोजक क्यों बनाया जा सकता है। क्योंकि विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की पहल उन्होंने ही की। बीजेपी के खिलाफ नीतीश ने ही प्लान तैयार किया, साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सुझाव दिया और पहली बार जून 2023 में मोदी विरोधी 15 दलों को पटना में एक मंच पर लाए। लेकिन आगे का सवाल भी यहीं से है कि नीतीश कुमार को अगर इंडिया अलायंस का संयोजक बना दिया जाता है तो उन्हें फायदा क्या होगा। नीतीश कुमार जी का तो एक स्वाभाविक है कि जिस तरह से उनको उपेक्षित किया गया, उनका एक गुस्सा होना स्वाभाविक है। उनके अंदर भीतर एक दर्द तो है, वो कहें न कहें निश्चित रूप से है, क्योंकि सारा प्रयास उन्होंने किया था। सब घूम घूम करके सारे राज्यों में गए, सारे मुख्यमंत्रियों से मिलना, सबसे मिलना जुलना, सारी शुरुआत उन्होंने की। और जिस तरह से अचानक संयोजक नहीं बनाया गया तो एक स्वाभाविक है दुखी होना। लेकिन अभी जो ये चीज चल रही है उसका कारण ये है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों से महाराष्ट्र में शिवसेना कर रही, हम 23 सीटों पर लड़ेंगे। खुद बिहार में हो गया कि 17 पे आरजेडी, 17 पे जेडीयू और बाकी 5 सीटें कांग्रेस की और 1 सीपीएम को दे दिया जाए या लेफ्ट को। ऐसे बंगाल में उनको 2 सीटें देने की बात। तो ये जो कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब इस बीच में बातचीत के लिए कौन बढ़िया हो सकता है, जिसके प्रयास हों और कुछ बात बीच की निकल जाए, तो उनको अब नीतीश कुमार की याद आ रही है। अमूमन गठबंधन में जिस दल के पास सबसे ज्यादा सीटें होती हैं, वो पीएम पद के दावेदार माने जाते हैं। इंडिया गठबंधन में वैसे ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद DMK और TMC सरीकी पार्टियां हैं। ऐसे में नीतीश कुमार का संयोजक बनना उनकी PM कैंडिडेट वाली दावेदारी को बहुत ज्यादा मजबूत नहीं करता है। लेकिन इस सबके बीच जब नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को नए साल का तोहफा देने की तैयारी में है इंडिया गठबंधन, तब बिहार में ही मंदिर, स्कूल और घंटी के मुद्दे पर RJD और JDU दोनों आमने सामने। ये जो देश के सत्ता में बैठे लोग हैं, देश के छात्रों को, बच्चों को अंधविश्वास में ढकेलना चाह रहे हैं। आप राम मंदिर अयोध्या में बनाकर आप कौन सा देश का विकास करना मतलब चाहते हैं? वहाँ उस मंदिर से एक ही समाज का विकास हो सकता है, जो पखंडी समाज है, जो मनुवादी समाज है। नाम के विपरीत आचरण, तो नाम रख लीजिए ना, कायर बहादुर सिंह। कि हम इतने बड़े कायर हैं कि हम देवी देवता पर धार्मिक आस्था पर तो टिप्पणी तो करते हैं, लेकिन उसके घर जाकर भोज भी खाते हैं। जनता प्रतीक्षारत रहती है कि ऐसे आस्था पर हमला करने वाले लोगों का जनता इलाज जानती है। जब मंदिर के मुद्दे पर ही बिहार में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं, तब नीतीश कुमार का इंडिया का संयोजक बनना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा, ये भी जानिए। देर इतनी हो चुकी है कि इसका बहुत हद तक फायदा बीजेपी को मिल गया है। इसलिए ये कहना कि बीजेपी, नीतीश कुमार जी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती साबित होंगे या जो नया अगर वो हो जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी चुनौती होगी। सारा सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि नीतीश जी क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के लिए स्पेस देने के लिए कितना राजी कर लेते हैं। ये सी वोटर का सर्वे कह रहा है, जो सर्वे कराया गया उसमें जो दिखाया गया है कि जो सीट का जो मामला है बिहार के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो वह आधे आधे पर है। वो
तो वो जो क्लीन स्वीप करने की जो भारतीय जनता पार्टी का इरादा है, मंसूबा है कि 400 प्लस, और तो बिहार में जो 40 सीट है उसमें तो आधा भी नहीं पार कर पा रहा है, वो 7-8 पर सिमट करके रह जा रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के इधर रहने से, इंडिया अलायंस में रहने से बहुत बड़ा जोल्ट भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में मिलेगा। हालांकि बीजेपी का दावा है कि नीतीश कुमार के बिहार में बीजेपी और उसका अलायंस 40 की 40 सीट जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी जहां पहले कमजोर हुआ करती थी, हर उस राज्य में मजबूत हुई है। बिहार में जब भी चुनाव होंगे, हमें विश्वास है कि 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जीतेगा और विधानसभा चुनाव जब होंगे वहां भाजपा की अकेले दम पर सरकार बनेगी। 40 में कौन कितनी सीट जीतेगा ये तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल नीतीश कुमार के इर्द गिर्द इंडिया अलायंस घूम रहा है और उन्हें अपने पाले में रखने के लिए भरसक कोशिश कर रहा है। जाहिर है नए साल की शुरुआत में नीतीश कुमार की दबाव वाली सियासत काम कर रही है। सिर्फ बिहार नहीं, झारखंड में भी सियासी सरगर्मी बहुत तेज चल रही है। झारखंड में सत्ताधारी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। जेएमएम के अध्यक्ष हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं। बताया जा रहा है कि जेएमएम में भी जबरदस्त उथल पुथल है, वहां पर सत्ता परिवर्तन के योग बन रहे हैं। ईडी के नोटिस को चुनौती देने वाले ये वो हेमंत सोरेन हैं, जिनके कुनबे में अजीब सी बेचैनी है। 6 बार ईडी के नोटिस को नकार चुके हेमंत सोरेन को जब 7वीं बार नोटिस मिला, तब से रांची के सियासी गलियारों में अजीब सी चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी को यह एहसास हो गया है कि उनकी कयामत की घड़ी नजदीक आ गई है। द डे ऑफ रेकनिंग हैज कम। सवाल यहीं से उठने लगा, क्या झारखंड की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या ईडी के चक्रव्यूह में फंसे हेमंत सोरेन इस्तीफा देने वाले हैं? क्या 24 साल के झारखंड को 7वां मुख्यमंत्री मिलने वाला है? सवालों की जड़ में है एक विधायक का इस्तीफा, जिसके बाद कयासों का दौर चल निकला है। हम आपको इस्तीफे के बारे में विस्तार से बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए हेमंत सोरेन को ईडी ने 7वीं बार नोटिस भेजा। पूछा है कि बताइए आपसे कहां पूछताछ करनी है। इससे पहले 6 बार हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को नकार चुके हैं। भूमि घोटाला मामले और रेत खनन मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री को 14 अगस्त 2023 को ईडी का पहला नोटिस मिला था, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उन्हें दोबारा 24 अगस्त को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया। 9 सितंबर को फिर से उपस्थित होने के लिए कहा गया, लेकिन हेमंत सोरेन ने व्यस्तताओं का हवाला देते हुए तारीखों को छोड़ दिया। फिर 23 सितंबर को चौथी बार ईडी ने नोटिस भेजा, लेकिन फिर से वो नहीं गए। 4 अक्टूबर को फिर से ईडी ने बुलाया। छठी बार 12 दिसंबर को ईडी ने हेमंत सोरेन को नोटिस भेजा, लेकिन झारखंड के सीएम ने ईडी के सामने पेश होना उचित नहीं समझा। हेमंत सोरेन को 5.5 महीने में 7 बार नोटिस मिला है। ईडी ने 2 दिनों का वक्त दिया था, लेकिन वो समय भी अब बीत चुका है। दरअसल रांची के बड़गाई इलाके में फर्जी दस्तावेजों से आदिवासियों की जमीनों की खरीद बिक्री से जुड़ा यह मामला है। ईडी ने अब तक इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार लोगों में एक पूर्व आईएएस अधिकारी भी शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय के सवाल जवाब से बचने के लिए हेमंत सोरेन अदालत तक गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। अब जब 7वें नोटिस का वक्त बीत गया, तो अचानक ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक विधायक ने इस्तीफा दे दिया। गिरिडीह जिले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर सरफराज अहमद ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा मिल चुका है। उन्होंने अपना इस्तीफा हमको समर्पित किया। मैं भी उनका निजी कारणों को जानने का प्रयास नहीं किया। इस टेन्योर में तो करीब 4 साल रहे और जो कार्यकाल बची हुई है उसके लिए इस्तीफा दिया। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। खबर इससे आगे की ये है कि राजनीति में वंशवाद को विस्तार देने वाले हेमंत सोरेन ने नई पटकथा लिख दी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के पीछे हेमंत सोरेन की मर्जी है। गांडेय विधानसभा सीट से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ेंगी, क्योंकि चर्चा है कि ईडी के चक्रव्यूह में खड़े हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और अपनी जगह पत्नी कल्पना सोरेन को सत्ता के शीर्ष पर बैठाएंगे। कल्पना सोरेन इस वक्त विधानसभा की सदस्य नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीने के अंदर विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। ऐसे में हो सकता है कि कल्पना को मुख्यमंत्री बनाकर 6 महीने के अंदर गांडेय विधानसभा से चुनाव लड़वाया जाए। बीजेपी से बागी होकर चुनाव जीतने वाले निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी कमोबेश ऐसा ही कहा है।
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, सब ठीक रहा तो गांडेय विधानसभा का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकता है, लेकिन उसके पहले संभावित गैर विधायक मुख्यमंत्री को विधानसभा पटल पर बहुमत साबित करना होगा। यह अग्नि परीक्षा सरल नहीं होगी। सरयू राय ने तो यहां तक भविष्यवाणी की है कि झारखंड में लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ हो सकते हैं। झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने भी सोशल मीडिया पर कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी की। बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता भी संकेतों में यही कह रहे हैं। देखिए, राजनीति में किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन किस वजह से उन्होंने दिया इस्तीफा वो तो बखूबी वही बता पाएंगे। और बाकी तो अटकलबाजियां हैं, लोग कयास लगाते रहे, इसके व्यक्तिगत कारण भी उनके हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी कहती है कयामत आने वाली। मुख्यमंत्री जी को पता है कि अब कयामत की घड़ी नजदीक आ गई है, उनका जजमेंट डे नजदीक आ गया है और ईडी के 7वें सम्मन पर भी उन्होंने तय सीमा में जवाब नहीं दिया। तो उनको शायद पता है कि अब बहुत दिन भाग हेमंत भाग का खेल नहीं चलेगा, इसलिए शायद वो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी मैदान में खड़े हैं। सिर्फ और सिर्फ देश में झारखंड की छवि को खराब करने के लिए झारखंड के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं और ये ठीक नहीं है। इसका जवाब हम लोग जो जनता जनार्दन होती है उसके माध्यम से देने का काम करें। जो भी इतना तय है कि झारखंड की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, खासकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कुंड में। यही वजह है कि झारखंड में फिर से मुख्यमंत्री परिवर्तन की चर्चा चल रही है। अगर ऐसा हुआ तो सूबे को पहली बार कोई महिला सीएम मिल सकती है। लेकिन एक बार फिर एक मुख्यमंत्री की कुर्सी 5 साल पूरा होने से पहले चली जाएगी। आपको बता दें कि झारखंड में अब तक सिर्फ एक ही बार मुख्यमंत्री ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, जबकि 11 बार मुख्यमंत्री परिवर्तन हो चुका है।